एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, हरियाणा सीईटी की जो टेस्ट सीरीज हम करने लग रहे हैं, उसी टेस्ट सीरीज में आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 23 करने वाले हैं। हरियाणा टेस्ट सीरीज जो चल रही है हरियाणा सीईटी की, इसमें 22 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 23। क्लास की पीडीएफ वगैरह और जो पहले के टेस्ट हैं जो प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो नॉलेज हब को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लें। ये जो टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर जो पेपर तैयार किया गया है, इसमें 100% आपसे पूछे जाएंगे और टॉपिक कौन कौन से हैं वो ही टॉपिक है जो HSSC देगी। HSSC का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसी पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई है। यानी कि जीके आएगी, कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, हरियाणा जीके आएगी, इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये 7 टॉपिक हैं और इन्हीं 7 टॉपिक में से 100% तैयार किए गए हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है। सीईटी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और फिर एग्ज़ाम होगा जल्द ही, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि इतना टाइम हो रखा, आपने लगभग सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे, तो प्रैक्टिस सेट ऐसा है कि जिससे हमें ये पता चले कि हमारी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ है ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा दी गई है। नीचे उनकी हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स वगैरह की डिटेल पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 हम शुरू करते हैं और सबसे पहले इसमें प्रश्न आएंगे जीके के, फिर कंप्यूटर के, फिर हरियाणा जीके से। ऐसे ये सीक्वेंस में प्रैक्टिस सेट है जो 100% है वो तैयार किए गए हैं। इस क्लास की पीडीएफ को लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब पर भी अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर जरूर करें। 22 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 23। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का पहला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली यानी कि जो पोइटिक जो स्टाइल होती है कवि वाली, उसका जो नमूना है यानी कि उसका जो एग्जाम्पल है वो किस अभिलेख में मिलता है, किस अभिलेख में जिक्र किया गया है काव्य शैली का। ठीक है, पहला अभिलेख का नाम है काठियावाड़ के रुद्रदमन का, दूसरा है अशोक का अभिलेख, तीसरा है राजेंद्र प्रथम का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है जहाँ काव्य शैली का जिक्र मिलता है, ये है काठियावाड़ के रुद्रदमन का अभिलेख। काठियावाड़ के रुद्रदमन का अभिलेख। अच्छा, ये आपने नाम नहीं सुना हो तो मैं एक नाम बताता हूँ और वो है जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा है? जूनागढ़। अब आपको शायद याद भी होगा, आपने सुना भी होगा जूनागढ़ का। ठीक है, ये है वो अभिलेख रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। जो ये जो पोइटिक स्टाइल है, इसके लिए इसके जो नमूने हैं यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, और जो लिखा गया है ये प्योर संस्कृत में लिखा गया है और ये लगभग 150 AD के समय का है। 150 AD के समय का ये है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ? ये गिरनार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ है? गिरनार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में। गिरनार अभिलेख बोलते हैं काठियावाड़ में। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ये दिखा रखे हैं कौन सी चीज़ और किससे संबंधित है। इसमें से एक है जो गलत दिया गया है, वो आपको बताना है। जैसे पहला है अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद ये दिया है मांडू के अंदर। दूसरा है लाल दरवाज़ा मस्जिद, ये है जौनपुर के अंदर। तीसरा ऑप्शन है दाखिल दरवाज़ा, ये है गोड के अंदर। चौथा है 3 दरवाज़ा और ये है अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, जैसे सबसे लास्ट है दाखिल दरवाज़ा, जैसे ये है ऑप्शन सी वाला, जैसे दाखिल दरवाज़ा है ये है गोड का। ठीक है, 3 दरवाज़ा है ये है अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। लाल दरवाज़ा मस्जिद ये जौनपुर में है,
ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन जो ऑप्शन ए दिया है अदीना मस्जिद मांडू, ये मांडू में नहीं है, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। अदीना मस्जिद जो कहाँ है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। सिकंदर शाह ने बनाई थी 1360 में। ये अदीना मस्जिद जो बनाई थी ये सिकंदर शाह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ने बनाई थी 1360 में अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है ये जौनपुर के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन बी में जो मस्जिद दे रखी है ना लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बिल्कुल है। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया था। ये 4 किले दे रखे हैं, फोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और इनमें से ये बताना है कि किसका निर्माण जो ब्रिटिश थे उन्होंने सबसे पहले करवाया था। पहला है फोर्ट विलियम, दूसरा है फोर्ट सेंट डेविड, तीसरा है फोर्ट सेंट जॉर्ज और चौथा है फोर्ट सेंट एंजेलो। अब आपने ये नाम सुने हैं तो इसमें से मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको छोटी सी। जो चौथा नंबर है ना फोर्ट सेंट एंजेलो, ये ब्रिटिश ने बनवाया ही नहीं। जो चौथा है ना फोर्ट सेंट एंजेलो, ये ब्रिटिश ने नहीं बनवाया, ये बनाया था पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था? पुर्तगाली जो शासक थे उन्होंने ये बनाया था। ठीक है। किसने बनाया था? पुर्तगाल में भी अगर पूछे तो आपने नाम सुना होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो आपने नाम सुना होगा उसने बनवाया था ये फोर्ट सेंट एंजेलो। और ये कब बनवाया था? 1505 में। 1505 में बना था फोर्ट सेंट एंजेलो, पुर्तगालियों ने बनवाया था। ठीक है, 1505 में। अगर ये पूछता है इनमें से सबसे पहला कौन सा बना था, तब तो बना था फोर्ट सेंट एंजेलो, क्योंकि पुर्तगाली ब्रिटिश से पहले आए थे और उन्होंने पहले बनाए थे 1505 में। तो ऑप्शन डी तो उत्तर होने से रहा, क्योंकि इसने पूछा है ब्रिटिश ने किसने बनाया, और ये बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, ऑप्शन डी हट गया। वैसे आप नाम याद रखना, लेकिन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पुर्तगालियों ने बनवाया था फोर्ट सेंट एंजेलो 1505 में। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड, अच्छा ये जो एंजेलो वाला है ना फोर्ट सेंट एंजेलो, ये कहाँ पर है? ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल के अंदर है ये। जो चौथा ऑप्शन है ना ये केरल के अंदर बनाया है फोर्ट सेंट डेविड, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है? फोर्ट सेंट डेविड, ये तमिलनाडु के अंदर है। ये ब्रिटिश ने ही बनवाया था, और ये बनवाया था 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। फोर्ट सेंट डेविड तमिलनाडु के अंदर है ये। ऑप्शन ए दिया है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, और इसका निर्माण हुआ था 1698 में। फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था 1698 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसके जो पहले हेड बने थे वो थे आयरे, चार्ल्स आयरे इसके पहले हेड बने थे फोर्ट विलियम का। 1698 में हुआ था, ब्रिटिश ने ही इसका निर्माण करवाया था 1698 के अंदर। उसके बाद है फोर्ट सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज का किला है, ये बना था 1639 में। 1639 में इसका निर्माण हुआ था, और ये कहाँ पर है? ये है मद्रास के अंदर। कहाँ पर है ये? मद्रास के अंदर है। 1639 में इसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो सबसे पहले बना था, अंग्रेजों ने बनाया था 1639 में मद्रास के अंदर। इन चारों में से अगर सबसे पहले पूछता कि सबसे पहला कौन सा बना, तो बना था फोर्ट सेंट एंजेलो, लेकिन ये पुर्तगालियों ने बनाया था, केरल के अंदर है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1505 में। ठीक है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में है वो सबसे पहले अंग्रेजों ने बनाया था 1639 में, और फोर्ट विलियम बनाया था 1698 के अंदर। ये इनमें अंतर है। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, प्रश्न नंबर 3 का। अगला है प्रश्न नंबर 4। अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपना त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? यानी कि जब भी कोई मंत्री रिजाइन दे देता है, कोई भी मंत्री है लोकसभा के अंदर, तो उसको अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ती है लोकसभा के अंदर। तो किसकी अनुमति के बाद वो लोकसभा में बताएगा, किसकी परमिशन चाहिए उसको? लोकसभा में अपना रिजाइन बताएगा कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, लोकसभा में बताएगा ये। तो किसकी परमिशन के बाद वो बोल सकता है लोकसभा में? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो लोकसभा में जो काम होते हैं, जो रिजाइन वगैरह का सारा काम, तो उस पर किसकी परमिशन की जरूरत होती है? स्पीकर की। लोकसभा का जो स्पीकर है उसी की अनुमति के बाद वो
जो स्टेटमेंट देगा लोकसभा के अंदर अपने रिजाइन की। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर की परमिशन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है। पानी जो मिट्टी में होती है उसमें सैलिनिटी भी होती है और एल्कलिनिटी भी होती है, तो उसमें जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे मिट्टी का जो खारापन और जो क्षारीयता है उसको दूर करें। पहला है शुष्क कृषि विधि, ड्राई फार्मिंग मेथड। दूसरा है वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाकर। तीसरा है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। चौथा है समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो सैलिनिटी और एल्कलिनिटी यानी कि खारापन और क्षारीयता, इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, खेत में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है, खेत में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो दिया है, यूज ऑफ जिप्सम इन फार्म्स, खेत में। अभी जो मिट्टी कहाँ पाई जाती है, खारापन और क्षारीय वाली मिट्टी इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है मिट्टी। पंजाब में भी ऐसी ही मिट्टी की शिकायत है, हरियाणा में भी, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, इन सब राज्यों में जो मिट्टी है वहाँ पर एल्कलिनिटी पाई जाती है, सैलिनिटी उनमें पाई जाती है। अच्छा, ये होता कैसे है, मिट्टी के अंदर खारापन और क्षारीयता किसकी वजह से आता है, तो ये तो आता है, एक तो होता है मिट्टी में सोडियम अधिक हो जाए, किसकी वजह से, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, मिट्टी के अंदर अगर सोडियम को Na लिखते हैं, सोडियम, कैल्शियम को Ca लिखते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीन चीज़ जब मिट्टी में अधिक हो जाए ना, तीनों खनिजों की मात्रा अधिक हो जाए तो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। और इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, उसमें जिप्सम मिलाते हैं और चूना मिलाते हैं। मिट्टी के अंदर जिप्सम और चूना मिलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता दूर करने के लिए उसमें जिप्सम और चूना मिलाया जाता है। ये खारापन होता कैसे, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, इनकी अधिक मात्रा होने से मिट्टी में। कहाँ कहाँ पाई जाती है ऐसी मिट्टी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 दिया है, आजकल भारत में भूगर्भिक स्रोत से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। आगे क्या लिखा है इसमें, अच्छा कहाँ पर हो रहा है ये पूछा है। जो भूगर्भिक है यानी कि जियोलॉजिकल जो सोर्स एनर्जी है इंडिया के अंदर, वो कहाँ पर बन रहा है, भूगर्भिक। ठीक है, जलखेड़ी में, मणिकर्ण में, गोपालपुर या फिर गवाल पहाड़ियों में। तो जियोलॉजिकल जो एनर्जी सोर्स है, ये जो एनर्जी होती है ये मिलती है हमें जैसे नेचुरल जो हॉट वाटर स्प्रिंग है या झील से, उनसे जो पानी के झरने हैं या फिर जो झील है, प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झरने जो हैं, उनसे हमें जियोलॉजिकल एनर्जी मिलती है ये। ठीक है, जियोलॉजिकल एनर्जी मिलती है। और ये सबसे अधिक कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार की पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर झरने बहुत हैं। और हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सी चीज़ है, जगह है, वो है मणिकर्ण। मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर जियोलॉजिकल एनर्जी सोर्स पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। कहाँ पर होते हैं, प्राकृतिक झरने और प्राकृतिक झीलों से जियोलॉजिकल एनर्जी बनती है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 दिया है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, देखो केमिकल एनर्जी तो का मतलब तो ये है कि जैसे घड़ी के अंदर जो सेल डालते हैं ना, वो सेल, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे हम घड़ी जो टॉर्च होती है उसमें सेल डाल के तो रोशनी आती है ना, तो सेल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी और वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, प्रॉपर एग्जाम्पल, वो है बैटरी। जो हमारे घरों में जो बैटरी होती है वो, उसमें केमिकल एनर्जी होती है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में देती है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी मान कर चलो आप, छोटी सी बात, उसमें केमिकल एनर्जी है, बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये होता है बैटरी से। इलेक्ट्रिक मोटर दिया है, मोटर किससे चलती है, तो बिजली से चलती है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोटर जो हो बिजली से चलेगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, मोटर करती है। ठीक है, और बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। इसके अलावा जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे,
भाई मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में, लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे वो होता है जनरेटर। ये भी ध्यान रखना, जनरेटर और मोटर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये इस पर्सन से हटके चीज़ है, जनरेटर और जो मोटर हैं ये दोनों एक दूसरे से हटके हैं। मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको किस में बदल देगा, मैकेनिकल में। लेकिन जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। समझाऊं कैसे, जनरेटर जो हमारे आता है शादी में उसमें मैकेनिकल एनर्जी यानी कि उसमें तेल डालते हैं पेट्रोल से, उसको घुमाते हैं तब मैकेनिकल एनर्जी है, उसके बाद वहाँ से बिजली पैदा होती है। इतना समझ लो आप आसानी से। मोटर जैसे घर में मोटर है वो बिजली से चलेगी, उसके बाद वो मैकेनिकल काम करती है, उसके बाद वो मोटर पानी खींचती है आगे मैकेनिकल फोर्स की वजह से। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसे प्रिंसिपल तो बहुत बड़ा, आपको इतना ही ध्यान रखना बस। मोटर चलती किससे है, बिजली से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। जनरेटर चलता किससे, तेल से, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा। और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, बैटरी करेगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। जो चूहे मारने की दवाई होती है वो किससे बनती है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटासियम साइनाइड या इथाइल आइसोसाइनाइड। चूहे मारने की जो दवाई होती है वो किससे बनती है, तो वो बनती है पोटासियम साइनाइड से। पोटासियम साइनाइड से ये दवाई बनती है, एक जहर होता है ये चूहे मारने वाली दवाई, पोटासियम साइनाइड। देखो साइनाइड का नाम सुनते ही समझ जाना, साइनाइड है इसका मतलब इसमें जहर है। प्रश्न नंबर 9 दिया है, हाल ही में पहली बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना करी है। स्टेम सेल से मनुष्य का जो लीवर के जो टिश्यू हैं, जो लीवर की जो कोशिकाएं हैं उनकी रचना करी है। किस देश के वैज्ञानिकों ने, चीन, जापान, अमेरिका या फिर भारत। तो वो है जापान के साइंटिस्ट। जापान के साइंटिस्ट ने पहली बार किया है, जो लीवर की जो कोशिकाएं होते हैं उनका उत्पादन किया है स्टेम सेल की मदद से। ऑप्शन सी उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। जो हमारी किडनी होती है उनका क्या क्या काम है ये बताया गया है। एक ऑप्शन है जो इसका काम नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। किडनी का काम है कि ब्लड के अंदर कितना जो पानी है वो होना चाहिए, उसको मेंटेन करती है। ठीक है, ये ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन को कंट्रोल करती है। किसको करती है, हाइड्रोजन आयन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये जो हमारे शरीर में जो यूरिया है वो छान के बाहर निकालते, जो टॉयलेट जो पेशाब जो होता है हमारा वो किडनी से आता है। ठीक है, खून जब फिल्टर होता है उसके बाद जो शरीर में जो यूरिया बचता है वो पेशाब के रास्ते बाहर आता है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है कि कई हार्मोनों का स्त्रावण भी करता है। कई हार्मोन इससे भी निकलते हैं, जैसे कैल्सिट्रॉन और इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। लेकिन ये ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं करता। किडनी का कोई काम नहीं है शुगर की कंट्रोल करना ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जो इस किडनी का काम नहीं है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, किडनी का काम ये नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया है कि कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। किस राज्य के अंदर, यानी कि भारत का कौन सा स्टेट है जो दुनिया में पहली बार मेलानिस्टिक टाइगर सफारी है वो बनेगा उस राज्य के अंदर। किस राज्य के अंदर बनेगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो ये बनेगा उड़ीसा स्टेट के अंदर। उड़ीसा स्टेट के अंदर ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध द्वारा लक्षित होने के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है। यानी कि सबसे ज़्यादा साइबर अटैक जो होते हैं उसमें इंडिया कौन से नंबर पर है। साइबर अटैक जो साइबर लोगों जो टारगेट बनाते हैं लोगों को, तो इसमें भारत का कौन सा नंबर है, 54, 80, 68 या फिर 96। तो भारत का नंबर है 80वां। ठीक है, 80 नंबर है भारत का। प्रश्न नंबर 13 दिया है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है कि इंटरनेट कैसे कार्य करता है। इंटरनेट कार्य करता है, क्या कार्य करता है, ओनली ऑन सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विच पर, पैकेट स्विचिंग पे, सर्किट और पैकेट स्विचिंग दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ पैकेट स्विचिंग के ऊपर काम करता है। पैकेट स्विचिंग का मतलब एक पैकेट से होते हैं ऐसे और उन पे काम करता है। इन पैकेट का क्या काम होता है, इनके अंदर प्रॉपर आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, इंटरनेट का प्रॉपर आईपी एड्रेस होता है।
खुद का रूट होता है, एक प्रॉपर आईपी एड्रेस भी इनका होता है, ये ध्यान रखना। सर्किट स्विचिंग है ना, इसका प्रयोग हम करते हैं वॉइस मैसेज के लिए। वॉइस मैसेज जो हम भेजते हैं उसके लिए हम सर्किट स्विच का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग के ऊपर काम करता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी, क्रोम, ओपेरा और बिंग। देखो सफारी ये भी एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा मिनी आपने सुना होगा पहले जो यूज़ करते थे, ठीक है। क्रोम भी है, एक वेब ब्राउजर है। लेकिन बिंग ये एक माइक्रोसॉफ्ट की ऐप है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है ये। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये क्या है? ये एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन, जैसे गूगल होता है वैसे, ठीक है। ये एक सर्च इंजन है बिंग। सफारी, ओपेरा, क्रोम ये सारे वेब ब्राउजर हैं। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है। खालिस्तान कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। विच आर कमांड्स दैट कैन बी सिलेक्टेड? पॉइंटर, आइकन, मेन्यू और बटन। तो वो होता है आइकन। आइकन जो होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो भी इमेज है कुछ भी, उसका एक आइकन होता है रिप्रेजेंट करने के लिए उस एप्लीकेशन को। जैसे गूगल क्रोम का ऐसे गोला सा बना होता है, हर आइकन का जैसे रिसाइकिल बिन का ऐसे बॉक्स बना होता है। तो हर किसी एप्लीकेशन का एक खुद का एक आइकन होता है उसका, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये है जिसको यूजर सिलेक्ट करता है, आइकन। ऑप्शन सी उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 16 दिया है, भारत में बचत बैंक खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर खालिस्तान के द्वारा निर्धारित की जाती है। जो बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट होता है ना, उस पर पैसे मिलते हैं, ब्याज मिलता है कुछ 2%, 2 पॉइंट कुछ परसेंट के हिसाब से। तो वो जो ब्याज है वो कौन निर्धारण करता है उस ब्याज का? बैंक, जिस बैंक में हमारा खाता वो बैंक निर्धारित करता है, या फिर बैंक एसोसिएशन, या फिर आरबीआई, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो जो रेट मिलता है, जो अपने पैसे पर, जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा उस पर जो ब्याज मिलता है, वो उस बैंक के द्वारा ही वो दर निर्धारित की जाती है। हर बैंक खुद की एक रेट निर्धारित करता है जो कस्टमर को ब्याज मिलता है, जो एफडी पे भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारे निर्धारण कौन करता है? वो कंसर्न बैंक, जिस बैंक में हमारा खाता है वो बैंक ये सब निर्धारित करता है। लेकिन इस पर कंट्रोल होता है आरबीआई का, कंट्रोल आरबीआई का होता है, लेकिन निर्धारित कौन करता है? कंसर्न बैंक जिसमें हमारा खाता है। प्रश्न नंबर 17 है, सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए खालिस्तान नामक दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड एंड यूनियन वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। टू एक्सेलरेट द गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ए सेकेंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूनियन नेम्ड ब्लैंक हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो क्या नाम है उसका जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? और ये है भारत 22। भारत 22 ये नाम है, इंडिया नहीं आएगा, ये भारत आएगा प्रॉपर इंग्लिश में भी। भारत 22 उसका नाम है जो लॉन्च किया गया है। भारत 22 ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETF इसको बोलते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये एक मार्केट सिक्योरिटी होती है, ठीक है। और ये भारत 22 क्या है? इसमें 22 शेयर होते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग के, ठीक है। जो CPSE होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, इन सभी के 22 जो है यूनिट्स है उनके इसमें शेयर होते हैं। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, विद्यासागर के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यासागर के नाम से किसे जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजाराम मोहन राय। आपने नाम सुना होगा बहुत बार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यह नाम नहीं सुना आपने, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, वो होता पूरा नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र जो बंदोपाध्याय है इनको विद्यासागर के नाम से जाना जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब आपको ये करके बताना, इन्होंने एक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन सा आंदोलन था, ये इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको एक बार चेक करके बताना है। 18 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। देखो 18 प्रश्न हो गए, उसमें जीके और कंप्यूटर पूरा हो गया। अब प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से अब प्रश्न शुरू होते हैं हरियाणा जीके के। प्रश्न नंबर 19 हरियाणा जीके के प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर में स्थित है? उत्तर दिशा में कौन सा जिला स्थित है हरियाणा का?
पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। तो हरियाणा का उत्तरी जो हिस्सा है वहाँ पर है पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। ये 3 जिले हैं जो उत्तर की साइड हैं। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो इन्हीं के पास है। तो सबसे ऊपर है उत्तर में वो है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? पंचकुला। हरियाणा के सबसे जो नॉर्थन पॉइंट है वो है पंचकुला का। एक साइड चंडीगढ़ से टच है, एक साइड ये हिमाचल प्रदेश को छू रहा है। पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तर में है। दक्षिण की बात करें तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात ये सारे दक्षिण हरियाणा के हिस्से हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दिया है, कुषाण काल के बौद्ध स्तूप के भगवा अवशेष करनाल के किस स्थान पर है? जो कुषाण काल के जो बौद्ध के जो अवशेष हैं वो करनाल के किस स्थान पर मिले हैं? पटहेड़ा, घरौंडा, असंध या इनमें से कोई नहीं। तो जो कुषाण काल के जो बौद्ध स्तूप के जो अवशेष हैं वो मिले हैं असंध के अंदर। कहाँ पर मिले हैं? असंध के अंदर। ऑप्शन सी का इंग्लिश रहने देना, असंध की तो इंग्लिश बना दी। असंध एक जगह का नाम है, तो ये मिले हैं असंध के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 दिया है, शिवालिक की तलहटी पहाड़ियों की तलहटी में क्या स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, पहले तो देखो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है और अम्बाड़ा के अंदर है। 3 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के जहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। उनकी तलहटी पर कौन सी झील है? दमदमा झील, सुखना झील, भिंडावास झील और बड़खल झील। तो आपको पहले देखना है इन चारों में से कौन सी झील पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाड़ा के आसपास है। तो इनमें से जो सुखना झील है, सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। ध्यान रखना, सुखना झील है चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ कहाँ है? पंचकुला के पास। चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, इधर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो सुखना झील जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी पर है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी पर कौन सी झील है? सुखना झील है। भिंडावास है तो झज्जर के अंदर है। दमदमा और ये बड़खल ये फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 22, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किस वर्ष के दौरान पारित किया गया था? हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 2014, 15, 16 या 17? हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडेड बिल ये किस साल पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 2016 में, 2016 के अंदर। प्रश्न नंबर 23 दिया है आगे, कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है इनमें से गुड़गांव में कौन सी मस्जिद है। लाल मस्जिद, काजी मस्जिद, सराय अलीवर्दी खां मस्जिद या फिर शीशेवाड़ी मस्जिद। देखो मस्जिद का मैंने आपसे बहुत बार करवा रखा और फिर कह रहा हूँ, मस्जिद से गुरुद्वारे से एक प्रश्न जरूर आएगा। या तो मस्जिद पूछेगा या फिर गुरुद्वारा पूछेगा, कौन सा गुरुद्वारा या मस्जिद कहाँ पर है। ठीक है, तो जो गुड़गांव के अंदर जो है, गुड़गांव के अंदर कौन सी मस्जिद है? वो है सराय अलीवर्दी खान मस्जिद। सराय अलीवर्दी खान जो मस्जिद है वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, एक शीशेवाड़ी मस्जिद बहुत बार आती है, आपको खुद चेक करना है शीशेवाड़ी मस्जिद कहाँ पर है। लगभग 2-3 मॉक टेस्ट में ये प्रश्न आ चुका है शीशेवाड़ी मस्जिद का। लाल मस्जिद और शीशेवाड़ी मस्जिद, ये आपको खुद को चेक करके देखना कहाँ पर है ये। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंध नहीं है? यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इनमें से 3 पुरस्कार है जो दिए जाते हैं, चौथा जो है वो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। भाई संतोष सिंह पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार और पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। देखो पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार भी और महर्षि वेदव्यास भी। ऑप्शन बी, सी और डी ये जो 3 पुरस्कार है ये तीनों साहित्य से संबंधित हैं, लेकिन भाई संतोष सिंह पुरस्कार ये साहित्य से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 25, कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ स्पेशल भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना था, हरियाणा की सबसे ज़्यादा हॉकी की जो प्लेयर है वो यहीं से निकलती है। पंचकुला, फरीदाबाद, शाहबाद या गुड़गांव? तो वो है शाहबाद मारकंडा। शाहबाद मारकंडा ये है जहाँ भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी सबसे ज़्यादा निकलती हैं। हरियाणा में और पूरे भारत में सबसे अधिक दबदबा जो महिला खिलाड़ियों का वो शाहबाद से जो निकली है उन खिलाड़ियों का। सबसे ज़्यादा प्लेयर जो हॉकी की फीमेल निकलती हैं वो शाहबाद से निकलती है। ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न नंबर 26, विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना खाद्य बैंक कहाँ स्थापित किया है? वेयर डिड हरियाणा गवर्नमेंट सेट अप इट्स फूड
बैंक विद द सपोर्ट ऑफ कारगिल टू सपोर्ट वेरियस फूड प्रोग्राम। भिवानी, अम्बाड़ा, गुड़गांव या फिर हिसार। तो ये स्थापित किया है गुड़गांव के अंदर। कहाँ स्थापित किया है? गुड़गांव के अंदर। हरियाणा ने अपना पहला फूड बैंक जो स्थापित किया है गुड़गांव के अंदर, और कारगिल के सहयोग से ये इन्होंने स्थापित किया है। ऑप्शन बी गुड़गांव इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी। देखो पहले तो 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखना आप, एक तो है चरखी दादरी और दूसरा है रोहतक। रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। हरियाणा के जो ज़िले हैं उनमें से दादरी और रोहतक ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य से नहीं लगती, पहली बात। दूसरी बात, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात हो गया नीचे। जो दक्षिण हरियाणा के जो ज़िले हैं, इसके अलावा सिरसा, भिवानी और फतेहाबाद, ये सारे वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो डायरेक्ट राजस्थान को टच करते हैं। किसको टच करते हैं? राजस्थान को। अब बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर जो है ये हरियाणा के इधर पूर्वी क्षेत्र में है, शिवालिक के क्षेत्र में। ऊपर पंचकुला है, इधर अम्बाड़ा है और इधर कोने में यमुनानगर है। यमुनानगर एक साइड से तो टच करता है उत्तर प्रदेश को। किसको करता है? उत्तर प्रदेश को। और एक साइड से टच करता है उत्तराखंड को। ठीक है, तो यमुनानगर ऐसा जिला है तो 2 राज्यों को एक साथ टच करता है। हरियाणा का यमुनानगर जिला 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 28 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत में हुई 3 लड़ाई हैं। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में, तीसरी हुई थी 1761 में। ये पहली लड़ाई, ये दूसरी लड़ाई और ये तीसरी लड़ाई। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, तराइन की 2 हुई थी। एक हुई थी 1191 में, एक हुई थी 1192 में। 2 ये तराइन की लड़ाई और 3 ये पानीपत की लड़ाई हरियाणा में हुई है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक हुआ था करनाल का युद्ध, मोहम्मद शाह रंगीला का और नादिर शाह के बीच में। करनाल का युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। इसमें वो कोहिनूर का हीरा लूट कर ले गया था नादिर शाह करनाल की लड़ाई में। तो ये हरियाणा के जो प्रमुख लड़ाई और जो युद्ध हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। तराइन की लड़ाई 2 हुई थी 1191-92 में, एक करनाल का युद्ध हुआ था, और 3 ये पानीपत के युद्ध हुए थे 1526, 1556 और 1761 के अंदर। 1761 में तो वो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली का, मराठा इसमें हार गए थे। प्रश्न नंबर 29 दिया है, पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्ज़ापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है? मिर्ज़ापुर जो गांव है वो कहाँ पर है? वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? मिर्ज़ापुर गांव कहाँ पर है? मतलब एक यूनिवर्सिटी के पास है मिर्ज़ापुर गांव। कौन सी यूनिवर्सिटी के पास है? चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MDU रोहतक, या फिर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। तो आपको ये पता होना चाहिए मिर्ज़ापुर गांव कहाँ है, और ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KU के। मिर्ज़ापुर गांव किस यूनिवर्सिटी के पास है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास। प्रश्न नंबर 30 दिया है आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि जो टॉप ऑफिसर है पुलिस रेंज का वो ADG की रैंक से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है कि हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। ठीक है, तो कथन दूसरा है वो तो सही है, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। कितनी है? 5। लेकिन जो पुलिस रेंज का जो शीर्ष अधिकारी है वो ADG से कम का पद भी हो सकता है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 2 इसका सही है प्रश्न नंबर 30 का, यानी कि ऑप्शन A, केवल कथन जो 2 है वो इसका सही है। प्रश्न नंबर 31 दिया है कि कार्तिक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। कार्तिक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल सभा में, विशु महल में, ओणम महल, या फिर नारसिंह महल के अंदर। देखो नारसिंह का जिक्र आए तो आप फरीदाबाद पहुंच जाना, बल्लभगढ़ फरीदाबाद। बल्लभगढ़ फरीदाबाद का कोई भी राज्य का काम आए, आपको उत्तर नहीं आता ना, तो नारसिंह पे उत्तर लगा देना, ये ध्यान रखना। कार्तिक त्यौहार खालिस्तान में मनाया जाता है। देखो पोंगल, ओणम ये तो हरियाणा के है ही नहीं। विशु महल हरियाणा से संबंधित किसका है? नाहरसिंह महल का। तो कार्तिक त्यौहार नाहरसिंह महल में मनाया जाता है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 दिया है, किसने भारत के लिए अब तक का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है? भारत के लिए सबसे पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल, हरियाणा की बात हो रही है ये,
हरियाणा का प्लेयर की बात हो रही है। साक्षी मलिक, विजेंद्र सिंह, गीता फोगाट या फिर अभिनव बिंद्रा। तो ये जीता था, सॉरी हरियाणा का नहीं, वैसे पूछा, और ये सिंगल इवेंट की बात हो रही है, जीता था अभिनव बिंद्रा ने। एकल प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, एकल प्रतिस्पर्धा सिंगल बंदे ने, और ये है शूटिंग से, निशानेबाजी में। अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 33। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला, भिवानी, गुड़गांव या सोनीपत। तो वो है पंचकुला। सबसे छोटा जिला पंचकुला, सबसे बड़ा भिवानी आएगा इनमें। प्रश्न नंबर 34 दिया है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर बिल्कुल सही है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। नवग्रह कुंड कहाँ है? कैथल के अंदर है। हथनी कुंड बैराज ये करनाल में नहीं है, ये कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। जो हथनी कुंड बैराज जो दिया है वो करनाल के अंदर नहीं है, ये है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हथनी कुंड बैराज यमुनानगर आएगा। ऑप्शन डी वाला गलत दिया गया है। कुरुक्षेत्र में है ब्रह्म सरोवर, तिलियार झील रोहतक के अंदर और नवग्रह कुंड ये कैथल के अंदर है। हथनी कुंड आएगा यमुनानगर के अंदर। प्रश्न नंबर 35 दिया है कि चोर गुबंद कहाँ है? चोर गुबंद कहाँ पर है? गुड़गांव, नारनौल, फरीदाबाद या फिर पलवल। तो चोर गुबंद है, ये है नारनौल के अंदर। और नारनौल किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो चोर गुबंद कहाँ पर है? ये नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है कि रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? ये हरियाणा के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। रावी, व्यास, सतलुज और चिनाब। रावी, व्यास, सतलुज और चिनाब। रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो रणजीत सागर बांध जो बना है ये बना है रावी नदी के अंदर, पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में रावी नदी के ऊपर बना है रणजीत सागर बांध। और इस बांध को थैन बांध भी कहा जाता है, THEIN, थैन बांध भी इस बांध को कहा जाता है। रावी नदी के ऊपर ये बना हुआ है, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है पंजाब सरकार का इसके ऊपर। तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रावी नदी के ऊपर है रणजीत सागर बांध। प्रश्न नंबर 37 है कि पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? पहली हरियाणवी फिल्म रिजवी, यजुर्वेद, ओशो या धरती। तो पहली हरियाणवी फिल्म है धरती। पहली हरियाणवी फिल्म की बात हो रही है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? हरियाणा के कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? गुड़गांवा नहर, पूर्वी यमुना नहर, भाखड़ा नहर या उनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें से आपको बताना कौन सी निकाली। देखो भाखड़ा नहर का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऊपर है पंजाब के अंदर। गुड़गांवा नहर जो है ये है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये निकाली गई है ओखला से। ओखला कहाँ है? ये दिल्ली के अंदर। तो यहाँ से निकाली गई है गुड़गांवा नहर। पूर्वी यमुना नहर ये नहीं है इनमें से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए उत्तर होएगा। गुड़गांव जो नहर है ये ओखला से निकाली गई है। ओखला कहाँ पर है? दिल्ली में। किस नदी से निकाली है? यमुना नदी से। प्रश्न नंबर 39 है कि वीरभान ने 1543 में नारनौल में किस संप्रदाय की स्थापना करी थी? वीरभान इन्होंने नारनौल में किस संप्रदाय की स्थापना करी थी और वो स्थापना हुई थी 1543 में? गुरुमुखी संप्रदाय, सरायवर्दी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय और सतनामी संप्रदाय। तो देखो नारनौल के अंदर जो प्रमुख सतनामी विद्रोह भी हुआ था आपने सुना होगा, ठीक है। नारनौल का संबंध आएगा वो आएगा सतनामी संप्रदाय। सतनामी का जो भी संबंध है ना वो नारनौल से आएगा, ठीक है। सतनामी विद्रोह भी हुआ था, वो भी नारनौल के अंदर हुआ था। सतनामी संप्रदाय की स्थापना करी थी वीरभान ने 1543 में। सतनामी संप्रदाय, नारनौल का जब जहाँ भी जिक्र आएगा वहाँ पे सतनामी संप्रदाय का जिक्र आएगा, सतनामी विद्रोह का जिक्र आएगा। प्रश्न नंबर 40 है, महेंद्रगढ़ के नारनौल में किस मुगल शासक की टकसाल थी जहाँ जलाली सिक्के ढाले जाते थे? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारनौल जो है वहाँ पर किस मुगल शासक की टकसाल थी जहाँ पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे? टकसाल होते जहाँ पर सिक्के बनते हैं। तो जलाली सिक्के हरियाणा में कहाँ बनते थे? नारनौल के अंदर बनते थे। पहला प्रश्न तो यही हो गया। अब ये कि कौन सा शासक बनवाता था ये? शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर? तो ये जो टकसाल थी ये थी अकबर की। अकबर की टकसाल थी जहाँ पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे नारनौल के अंदर। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का।
यहाँ पे हमारे 40% पूरे हुए और यहाँ पे हमारी हरियाणा जीके भी पूरी हो गई। जीके, कंप्यूटर और हरियाणा जीके 3 टॉपिक हमारे पूरे हो गए। हरियाणा जीके के हमने 22% इसमें करे हैं। प्रश्न नंबर 41 से अब हमारी शुरू होएगी इंग्लिश। पहले आएगी इंग्लिश, फिर आएगा हिंदी, फिर आएगा गणित और लास्ट में है रीजनिंग। प्रश्न नंबर 41 यहाँ से रीजनिंग शुरू है ना, सॉरी इंग्लिश शुरू है। अब हम इंग्लिश के 10-15% इंग्लिश के देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 41 में दिया है कि जो शब्द दिया है उसका एंटोनियम आपको बताना है, कि विलोम शब्द आपको बताना है, और जो शब्द है वो है रूटलेस। रूटलेस जो शब्द है इसका विलोम आपको बताना है। रूटलेस क्या होता है? रूटलेस का मतलब होता है निर्दयी व्यक्ति। जो निर्दयी होता है उसको बोलते हैं रूटलेस, निर्दयी को। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र आदमी, दयालु, ठीक है। और केयरलेस का मतलब होता है परवाहहीन। काइंड का मतलब होता है दयालु, और मर्सीलेस का मतलब होता है निर्दयी। देखो इसने एंटोनियम पूछा है कि विलोम पूछा है। अगर इसका सिनोनियम पूछता ना रूटलेस का तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाता, मर्सीलेस, दयाहीन यानी कि निर्दयी व्यक्ति। रूटलेस का सिनोनियम होगा मर्सीलेस। लेकिन निर्दयी का विलोम शब्द पूछा है, निर्दयी शब्द का विलोम शब्द पूछा है तो वो होता है दयालु व्यक्ति, और दयालु होता है ऑप्शन डी वाला। काइंड जो होता है उसको दयालु बोलते हैं। तो रूटलेस का एंटोनियम हो गया काइंड, और इसका सिनोनियम पूछते तो वो हो जाता मर्सीलेस। ऑप्शन बी सिनोनियम है, ऑप्शन डी इसका एंटोनियम है। प्रश्न नंबर 42 है, आपको वन वर्ड आपको बताना है। ए कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीदिंग इन वाटर। एक ऐसा स्तनधारी ठंडा जो शीत खून वाला जो जमीन पर रहता है लेकिन पानी के अंदर सांस लेता है। मछली, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स। एम्फीबियंस होता है उभयचर जो जल और पृथ्वी दोनों पर रहता है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे मेंढक, ठीक है, वो प्राणी वो जो पृथ्वी और पानी दोनों पर रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा एम्फीबियंस। क्वेश्चन नंबर 43 है, वन वर्ड आपको इसमें भी बताना है। एन इंट्रोडक्शन मेड बाय द ड्रामेटिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। नाटक शुरू होने से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? डायलॉग, डायलॉग तो भाई जो हम बोलते हैं अपना अपना स्पीच का जो हिस्सा है वो संवाद का हिस्सा। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग होता है आत्मभाषण, खुद का भाषण। एपिलॉग, एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, नाटक जो होता है उसके एंड में बोला जाता है। और स्टार्ट में बोला जाता है वो है प्रोलोग। प्रोलोग तो वो इंट्रोडक्शन जो एकदम स्टार्ट में बोला जाता है, और एपिलॉग होता है जो किसी भी प्ले के एंड में बोला जाता है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द प्ले प्रोलोग, एंडिंग ऑफ द प्ले एपिलॉग। ध्यान रखना दोनों वर्ड का मीनिंग। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 और 45 दोनों में आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। जो वर्ड दिया है उसकी स्पेलिंग क्या आएगी? तो ये तो दिया है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस यानी कि विजातीय, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो हेट्रोजीनियस की क्या स्पेलिंग आएगी? HETEROGENEUOUS, ये आएगी। ऑप्शन डी जो दी है ये है हेट्रोजीनियस की करेक्ट स्पेलिंग। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है असमान। एक तो होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस होता है समान मिश्रण। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सारी मात्राएं अलग अलग हो, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस होता है विभिन्न प्रकार के, अलग अलग। हेट्रोजीनियस की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन डी वाली, हेट्रोजीनियस, विजातीय या भिन्न भिन्न प्रकार के। 45 में जो प्रश्न है वो है रेफ्रिजरेटर। जो हमारे घर में जो फ्रिज होता है वो रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग है REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन ए जो दिया है 45 में वो होता है रेफ्रिजरेटर, प्रीशीतक जो हिंदी में बोलते हैं, फ्रिज जो हम बोलते हैं देसी भाषा में, तो वो होता है रेफ्रिजरेटर की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए। और हेट्रोजीनियस की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन डी में दी गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। ये आपको ईडियम बताना है, और ईडियम है टू बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि टू टेक ए लीड इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में जो है लीडर की भूमिका निभाना, ठीक है। कोई भी कठिन परिस्थिति हो उसमें अगुवाई करना, उसमें प्रधान बनना। ये था ना वे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो टू टेक ए लीड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 47 इसमें भी आपसे इडियम पूछा है और यह है कि टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। वो कहते हैं कि एक तीर से 2 निशाने, ये है ये एक पत्थर से 2 पक्षी मारे, यानी कि एक तीर से 2 निशाने। इसका मतलब क्या है कि एक साथ 2 काम करना, एक साथ 2 काम करना, एक तीर 2 निशाने। टू शू अवे बर्ड से तो गलत है। टू साउट एट 2 इंडिविजुअल्स एट ए टाइम, यानी कि एक साथ 2 पर चिल्लाना, ये भी गलत है। टू अचीव 2 एम्स साइमल्टेनियसली, ये है एक साथ 2 लक्ष्य प्राप्त करना। एक पत्थर से 2 शिकार करना, यानी कि एक तीर से 2 शिकार, यानी कि एक साथ 2 लक्ष्य प्राप्त करना। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, खालिस्तान आपको भरना है। ब्लैंक मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ। ब्लैंक आपने भरना, प्रोवर्ब इसमें लगानी है। बहुत से कुक हैं जो स्पॉइल कर देते हैं, ब्रोथ को स्पॉइल कर देते हैं। सो मैनी, ए फ्यू, टू मैनी या फिर फ्यू। तो इसमें जो करेक्ट आएगा वो आएगा टू मैनी। टू मैनी कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, तो इसमें आएगा टू मैनी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द एडवेंचरर इन हिम कैन नॉट ब्लैंक द कॉल ऑफ द माउंटेन्स। उसके अंदर का जो एडवेंचरर है, जो उसके अंदर जो भावना है एडवेंचरर यानी कि घूमने फिरने की, वो उसको हिमालय पर जाने से नहीं रोक सकता, काबू नहीं कर सकता। तो द एडवेंचरर इन हिम कैन नॉट रजिस्ट द कॉल ऑफ द माउंटेन। क्या आएगा? रजिस्ट। या रिस्ट मतलब रोकना, काबू पाना। रिस्टेन का होता मतलब नियंत्रण करना। क्या होता है? नियंत्रण करना। रिस्टोर का मतलब वापस पुनः स्थिति में लाना। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, रेजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है और आपको बताना है कि कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। एक सेंटेंस दिया है और उसमें आपको बताना है किस पार्ट के अंदर ग्रामेटिकल एरर है। इफ द रिपोर्ट डिड नॉट हैव द इंफॉर्मेशन नीडेड इट कुड नॉट बी यूज्ड बाय देम। देखो, जो रिपोर्ट है अगर उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो नहीं है तो वो उनके द्वारा यूज़ कोई काम की नहीं है उनके लिए। तो इसमें बताओ क्या आएगा। इफ़ द रिपोर्ट डिड नॉट हैव द इंफॉर्मेशन नीडेड, अगर रिपोर्ट जो हमने मांगी है उसमें जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं है, इट कुड नॉट बी यूज्ड बाय देम, यहाँ पे कुड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शुड। वो उनके द्वारा प्रयोग नहीं की जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी में एरर है। इट कुड नॉट की जगह क्या आएगा? इट शुड नॉट। प्रश्न नंबर 51 है, इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है किस पार्ट के अंदर ग्रामेटिकल एरर है। Had you told me that you were in Mumbai, I could have certainly contacted you instead of waiting here. अगर आपने मुझे बता दिया होगा कि तुम मुंबई में थे तो मैं सर्टेनली तुमसे कांटेक्ट करता, यहाँ पर वेट करने की बजाय, इंतजार करने की बजाय मैं तुमसे मुंबई में ही मिलता। इसमें एरर बताना है कहाँ पर है। Had you told me that you were in Mumbai, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम मुंबई में थे, आई कुड हैव नहीं आएगा यहाँ पर आएगा आई वुड हैव। क्या आएगा? वुड हैव आएगा। कुड हैव तो एक पॉसिबिलिटी वाली चीज़ में है, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग दूसरी क्लॉज में होगा, कंडीशनल सेंटेंस है, तो आई वुड हैव सर्टेनली कॉन्टेक्टेड यू, ये आएगा शुड हैव की जगह, सॉरी कुड की जगह क्या आएगा? वुड हैव। ऑप्शन ए में एरर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 52 है और आपको बताना करेक्शन कहाँ है, और ये है मेक वर्ड के अंदर। कहाँ है ये? टू मेक्स। इसमें बताना है कि करेक्शन चाहिए या ये वर्ड सही यूज किया गया है। द रूल्स ऑफ चेस रिक्वायर्स वन हैज टू मेक ओनली वन मूव एट ए टाइम। वन हैज टू मेक्स। देखो हम जैसे ही बोल रहे उसमें ही गलती आ रही है, मेक्स नहीं आएगा, वे क्या आएगा? मेक। वन हैज टू मेक, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है, SEIS उसके साथ नहीं आएगा, यानी कि जो ऑप्शन बी में दिया है वन हैज टू मेक, मेक्स नहीं आएगा, मेक आएगा। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, SEIS नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें भी आपको बताना है कोई करेक्शन चाहिए या नहीं, और ये है फोर्स आर नोन। जो कहाँ पर है ये? फोर्सेस आर नोन। इसमें कोई करेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। सेंटेंस है कि द इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। भारत की जो फौज हैं वो उनकी बहादुरी के लिए जानी जाती है, तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है।
द इंडियन फोर्सेज प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल के साथ आर आएगा और ये थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस में ये दिया गया है। तो द इंडियन फोर्सेज आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, नो इम्प्रूवमेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 और 55। ये एंशियंट जो पैराग्राफ ऊपर पैराग्राफ दिए हैं उनसे आपको आंसर छांटने हैं, ठीक है। जो ऊपर पैराग्राफ दिया है उनको देखकर आंसर करने हैं। इसके लिए आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी, उसमें से आपको करना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? नॉलेज हब। इसका लिंक कहाँ है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाओ, नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, पीडीएफ आपको मिलेगी। जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पर हमारी इंग्लिश भी पूरी हो गई। अब प्रश्न नंबर 56 है और यहाँ से हिंदी शुरू होती है। हिंदी का पहला प्रश्न और प्रश्न नंबर 56 है, दीर्घ आयु का विलोम क्या होगा? दीर्घ आयु का मतलब होता है लंबी उम्र। आशीर्वाद देते ना, दीर्घ आयु भव, आपकी लंबी उम्र हो। दीर्घ आयु अर्थात चिरायु। जो इसका अगर इसका जो पर्यायवाची शब्द पूछता तो इसका होता चिरायु। ये दोनों पर्यायवाची शब्द, दीर्घ आयु का पर्यायवाची है चिरायु, लेकिन इसने पूछा विलोम। दीर्घ आयु का चिरायु का मतलब अधिक उम्र, तो इसका विलोम हो जाएगा अल्प आयु, कम उम्र का। दीर्घ आयु का मतलब अधिक उम्र का, अल्प आयु होता है कम उम्र का, ठीक है। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका विलोम। क्षणिक होता है जो एक पल भर के लिए, कम समय के लिए जो होता है वो क्षणिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? मतलब 4 में से 3 शब्द ऐसे हैं जो जंगल शब्द का पर्यायवाची है, एक शब्द है जो जंगल का पर्यायवाची नहीं है। जंगल को हम वन भी कहते हैं, जंगल को हम विपिन भी कहते हैं, जंगल को हम दाव भी कहते हैं। ये तीनों ही जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो अरिणी शब्द दिया है ऑप्शन बी में, अरिणी शब्द ये जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ठीक है। वन, विपिन और दाव ये तीनों जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 दिया कि कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? यानी कि वही प्रश्न है, 4 ऑप्शन में 4 शब्द में से 3 शब्द ऐसे हैं जो गौ का मतलब सेम है, चौथा शब्द ऐसा है जो इनसे अलग है गौ का शब्द का। देखो, गौ का अर्थ एक तो होता है गाय, गौ का अर्थ एक तो होता है गाय, गौ का अर्थ होता है नदी, गौ का अर्थ होता है इंद्रिय, और गौ का क्या अर्थ होता है? माता। गौ का अर्थ क्या होता है? वाणी। गौ का एक अर्थ होता है क्या? पृथ्वी। और क्या होता है? चंद्रमा। और क्या होता है? घोड़ा, गोदावरी, ये सब। ये गौ शब्द का अर्थ है, गौ शब्द का। ये वो गौ नहीं है गा के ऊपर 2 मात्रा गौ, वो गौ अलग होता है, ये गौ शब्द गौ, ठीक है। गाय, इंद्रिय, माता, वाणी, पृथ्वी, घोड़ा, चंद्रमा ये सारे गौ शब्द के अर्थ हैं, लेकिन जो गज है ये गौ का अर्थ नहीं है। जो ऑप्शन डी में दिया है गज, ये गौ का अर्थ नहीं होता, ठीक है। प्रश्न नंबर 59 है, अब्ज का अर्थ होता कमाल, कमल। अब्ज का अर्थ होता कमल, लेकिन इसका एक समरूपी शब्द है अब्द, ये है अब्ज, इसका अर्थ होता कमल। एक शब्द है अब्द, अब्द का क्या अर्थ होता है? रूप, बादल, अवयव या फिर आवाज। अब्द शब्द का क्या अर्थ होता है? अब्द शब्द का अर्थ होता है बादल। अब्द का क्या अर्थ होता है? बादल, घन, ठीक है। अब्द का अर्थ जो ऑप्शन सी में दिया है, बादल, घन, नीरद, पयोद, वारिद, ये सब। और अब्ज है, इसका अर्थ होता है कमल, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, ये सब, ठीक है। यानी कि कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है अब्ज, और बादल का पर्यायवाची शब्द है अब्द। ये ध्यान रखना, दोनों ही समरूपी शब्द है ये, अब्ज और अब्द। प्रश्न नंबर 60 दिया है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? मध्यमा उंगली तो ये हो गई हमारी, जो मिडिल फिंगर सबसे बड़ी है हाथ में, वो मध्यमा होती है। कनिष्ठिका जो होती है वो हमारी चिटली उंगली होती है, चिटली उंगली जो सबसे छोटी उंगली होती है वो। इन्हीं के बीच में जो उंगली है, जो तीसरे नंबर पे है, जो ये उंगली वही होती है जो तिलक लगाने के काम आती है, तिलक लगाते हैं जिससे, वो वाली उंगली। और इस उंगली को बोलते हैं अनामिका, अनामिका। और ये पूरा जो सही इसका जो शुद्ध रूप लिखा है वो है ऑप्शन डी में, अनामिका। कनिष्ठिका होती है हमारी चिटली उंगली, मध्यमा होती है हमारी सबसे बड़े वाली उंगली हाथ में, अनामिका वो होती है जो तिलक लगाते हैं हम जिस उंगली से, वो वाली उंगली, अनामिका। प्रश्न नंबर 61 है, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश का, गिरी प्लस में ईश। अब गिरी सभी में है, पहले में भी है,
दूसरे में भी तो गिरी प्लस में ईश, यानी कि जो ऑप्शन बी में है बड़ी ई की मात्रा आएगी और री छोटे आएगी री के ऊपर, गिरी प्लस में ईश, गिरीश। कौन सी संधि है ये हो गई दीर्घ संधि। गिरी प्लस में ईश ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये है गिरीश जो है ये है दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है गिरी प्लस में ईश ये गिरीश का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 62, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में, प्रति प्लस दिन, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो और वो अव्यय हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययभावी समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास। ठीक है, जैसे प्रथम पद में क्या क्या आएगा? अनु आ गया, आ या प्रति, यथा, हर, ये ऐसे शब्द हैं जो प्रथम पद पाएंगे किसी भी शब्द में, जैसे प्रतिकूल, भरपेट। ठीक है, ये शब्द ऐसे शब्द हैं तो उनमें अव्ययभावी समास होता है। अगला है प्रश्न नंबर 63, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा? वाक्य दिया है कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसको अगर संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पहले तो ये बताइए कौन सा वाक्य है ये है मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य है ये? मिश्रित वाक्य है ये। अगर इसको हम संयुक्त वाक्य में बनाते हैं, अगर इसको हम संयुक्त वाक्य में, उसमें क्या जोड़ते हैं? किंतु, परंतु, ये शब्द ऐसे जोड़ते हैं, तथा, और, इसलिए, इन शब्दों से जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ा किंतु, ऑप्शन ए में जोड़ा, वह पंडित है किंतु हठी है, ये इसका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, दो सरल वाक्य उनको जोड़ते हैं, या तो हम और से जोड़ते हैं या फिर हम जोड़ते हैं तथा से, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा, इन सभी शब्दों से हम जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो पहला ऑप्शन है वह पंडित है किंतु हठी है, तो ये इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, ऑप्शन ए वाला ही। अगला है प्रश्न नंबर 64, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो वो क्या होता है? अलंकार। देखो, किसी भी शब्द वाक्य को सजाया जाए तो वो किसका काम होता है? अलंकार का। अगर उसको अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो अर्थालंकार है। अगर उसको शब्दों के आधार पर, अगर आता है ना कि उसको शब्दों के आधार पर सजाया जाए, तब उसमें शब्दालंकार होता। ठीक है, अलंकार तीन होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। जिस वाक्य में शब्द और अर्थ दोनों के हिसाब से सजाया जाए वो होता उभय अलंकार। ठीक है, काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने वाला जो होता है वो अलंकार होता है। तो जहाँ अर्थों के आधार पर सौंदर्यता बढ़ाई जाए वो अर्थालंकार, जहाँ शब्दों के आधार पर सौंदर्यता बढ़ाई जाए वो शब्दालंकार, और जहाँ दोनों शब्दों और अर्थों दोनों के आधार पर सौंदर्यता बढ़ाई जाए वो होता है उभय अलंकार। ठीक है, ये ध्यान रखना, अलंकार के तीन भेद हैं। प्रश्न नंबर 65 है, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका क्या अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, जवान होना, सबको पछाड़ देना, व्यायाम करना। तो इसका सही अर्थ होगा स्वावलंबी होना, खुद पर निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। प्रश्न नंबर 66 है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक स्वर लगता है? देखो, स्वर तीन होते हैं, ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में, जो होठ मात्र से बोले जाते हैं, ए, उ, ई और री। ठीक है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय जिसमें लगता है वो होता है दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय जिसमें लगता है वो होता है प्लुत स्वर। ठीक है, जैसे ओम, ओम, ये होता है प्लुत स्वर। जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे वो होता है प्लुत स्वर। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्याधिक, जो अत्याधिक शब्द है इसका शुद्ध रूप बताना है, अत्याधिक। अत्याधिक, व्यवस्था से जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो आपको अत्याधिक का शुद्ध रूप बताना है, क्या होगा? अत्याधिक, तो अत्याधिक का शुद्ध रूप क्या होगा? अत्याधिक, अत्याधिक, अत्यधिक या अत्याधिक? इसमें देखो, जो इसमें लिखा है ना वो सही सेम लिखा है, शुद्ध वर्तनी जो ऑप्शन ए में है वो ही लिखा है, अत्याधिक। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी ऐसा तो है नहीं कि वो शुद्ध लिखा है, तो इसका शुद्ध रूप है अत्याधिक।
इसमें सारे गलत दे रखे हैं, गलत है, वो होता है अत्यधिक, गलत है। ऑप्शन ए भी गलत दिया, या लिखा उसमें भी अत्यधिक होता है, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। इसमें अत्यधिक लिखा ऑप्शन ए में भी गलत है। ये आएगा अत्यधिक, अत्यधिक, अत्या नहीं आएगा। इसमें जो गलत लिखा वो अत्या लिखा, अत्या नहीं आएगा, अत्य, ए तय और ये अत्यधिक। इसमें ऑप्शन ए में भी अत्या लिखा है, अत्यधिक नहीं आएगा। इस प्रश्न के चारों ही ऑप्शन गलत हैं। शुद्ध रूप आएगा अत्यय, अत्य आएगा, अत्यधिक नहीं आएगा, अत्यधिक आएगा ऐसे, या नहीं आएगा, यह आएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 68 है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक, देखो चांदनी चौक एक जगह का नाम है। चांदनी चौक क्या है? एक जगह का नाम है। तो जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चांदनी चौक एक जगह का नाम बता रही है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 69 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो इसमें बताना है जो वह शब्द है ये कौन सा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, तो क्योंकि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा? वह है। तो ये कौन सा पुरुषवाचक है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर संबंधवाचक? तो संबंधवाचक का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसने पूछा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 है, तो जो वह है इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो उत्तम पुरुष के अंदर कौन होता है? मैं, हम, मेरा, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष होता है सामने वाला, यानी कि तू, तुम्हारा, आप, ये सब। ठीक है, अन्य पुरुष होता है कोई थर्ड पर्सन। जैसे 2 बंदे बात करें, मैं और आप अगर बात कर रहे हैं, तो मैं जो हूँ मैं करूँगा, मैं, हम, हमारा, ये सारा है उत्तम पुरुष। और मैं तू, आप, तुम बोलूँगा, वो हम मध्यम पुरुष। और किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करें, जैसे वह, वो, तो वो होता है अन्य पुरुष। तो वह इसमें दिया गया है, तो वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 70 है, इनमें से विशेषण बताइए। कौन सा ऑप्शन है, जो कौन सा शब्द है जो विशेषण है? क्षम्य, शिक्षा, फेन और भ्रम। तो क्षम्य जो है ये बना है क्षमा से, माफ़ी मांगना, उसका ये बना है क्षमा। तो क्षम्य शब्द है ये विशेषण है क्षमा शब्द का। बाकी ये तीनों ही क्या है? संज्ञा शब्द है। तो प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न 70 पूरे होने का मतलब है यहाँ पे हमारी हिंदी पूरी हो गई है। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश और हिंदी हमारी पूरी हो गई। अब बच गया गणित और रीजनिंग। मैथमेटिक्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट बचते हैं। प्रश्न नंबर 71 से हम शुरू करेंगे और यहाँ से सवाल शुरू होगा गणित का। 15 सवाल गणित के, 15 सवाल रीजनिंग के। सवाल नंबर 71 दिया है, x एक 5 अंकों की संख्या है। 10,000वें स्थान का अंक 1 है। इसके इकाई और दहाई के अंकों से निर्मित संख्या 4 से भाग होती है। सभी अंकों का जोड़ भी 3 से भाग होता है। यदि 5 और 7 भी x को भाग करते हैं तो x का मान बताइए। देखो 5 अंकों की मतलब इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ऐसे होते हैं 5 अंक। इसने कहा कि 10,000वें नंबर पर 1 है, तो यानी कि जो लेफ्ट साइड में जो पहला अक्षर वो 1 है, 10,000 वही होगा। भाई इकाई दहाई हम शुरू करते तो राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। इकाई, फिर ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000, तो 10,000 वह अंक हो गया 1। इसके बाद इसने कहा कि इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनेगी वो 4 से भाग होगी, यानी कि जो लास्ट के 2 अंक है ना, इनसे जो संख्या बनेगी वो 4 से भाग होगी। हो गई बात। आगे लिखा है कि इन सभी अंकों का योग 3 से भाग है, यानी कि पूरी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो वो 3 से भाग होगा। इसके अलावा ये भी लिखा है कि ये 5 और 7 से भी ये संख्या भाग होगी, यानी कि ये संख्या के अंकों का योग 3 से भाग, यानी कि संख्या 3 से भी भाग होगी, 5 से भी और 7 से भी। ऐसा सवाल निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन पुट कर दो। 4 ऑप्शन दे रखे, फटाफट आप ऑप्शन से देख लो। देखो सबसे पहले तो इसने कहा कि 10,000वें नंबर पर 1 है, यानी कि सबसे पहला अंक है वो 1 होना चाहिए, लेफ्ट साइड से 1 है सभी ऑप्शन में। आखिरी के 2 अंक है वो 4 से भाग होने चाहिए, 40 भी जाता है, 20 भी, 60 भी और 80 भी। ठीक है,
उसके बाद क्या कि संख्या 3 से भाग होनी चाहिए, यानी कि अंकों का जोड़ 3 से भाग, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। यानी कि जो शुरू की 3 स्टेटमेंट दे रखी है ना, वो तो चारों पे ऑप्शन पे लग रही है। अलग क्या है, संख्या 5 से और 7 से भाग होनी चाहिए। तो 5 से भी सारी संख्याएं भाग होंगी क्योंकि इनका इकाई अंक 0 है। जो संख्या 5 से भाग होती है उसका कहेंगे या तो 0 पाएगा या फिर 5 पाएगा। मतलब कि अब अंतर क्या रह गया कि संख्या वो उत्तर होगा जो सिर्फ और सिर्फ 7 से भाग जाए। इन 4 ऑप्शन में से वो ही संख्या उत्तर होगी जो सिर्फ और सिर्फ 7 से भाग जाए, क्योंकि सारी संख्याओं का 10,000 का अंक 1 है, सारी संख्याओं का यूनिट और 10th का जो अंक इकाई और दहाई का अंक 4 से भाग होते हैं, सारी संख्या 3 से भाग हो रही है, सारी संख्याएं 5 से भाग हो रही है। अंतर देगा अब ये 7, संख्या सिर्फ 7 से भाग होनी चाहिए और 7 से भाग होने वाली सिर्फ इनमें से एक ही संख्या है और वो है 1080। 10,080 ही एक ऐसी संख्या बची जो 7 से भाग होती है। सिर्फ ये जो 7 से भाग होने वाला जो रूल है उसी से आपका उत्तर का पता लगेगा। बाकी सारी चारों संख्याएं, बाकी जो डाटा दे रखा सारा इसमें सही बैठता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा 10,080। सवाल नंबर 72 है, एक संख्या को जब 3 से भाग किया जाता है तो एक शेषफल बचता है, और जब भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो भी एक शेष बचता है, और जब संख्या को 6 से भाग किया जाता है तो शेष कितना बचेगा, ये बताना है आपने। देखो, अगर कोई संख्या को जब हमने 3 से भाग किया तो एक शेष बच गया। संख्या x थी, इसको हमने अगर 3 से भाग किया तो शेष बचेगा 1। तो संख्या कितनी होगी, संख्या क्या बनेगी ये बताओ पहले तो आप। भाई कोई भी संख्या है, अच्छा इसमें क्वोशिएंट ये दिया नहीं। देखो, इस सवाल को जो सोल्व करना है ना, वो एक शांति से देखो, तसल्ली से करो। पहले दिया कि एक संख्या को जब 3 से भाग किया जाता है तो एक शेष बचता है, यानी कि संख्या अगर x है और अगर हम इसको 3 से भाग देंगे ना तो नीचे एक शेष बचेगा और यहाँ पे कितना बच गया, मान लो y बच गया y। अब इसने कहा कि जब y को हम अगर 2 से भाग देंगे ना तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, तब भी विशेष। तो इसका मतलब हम y का मान लेते हैं कि y का मान कितना है, 3 है। भाई 3 है, अगर हम 3 को 2 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, समझ गए। y को 3 मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो, 9 मान लो, कोई भी एक विषम संख्या आएगा y, तभी तो उसको 2 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो हमने सबसे छोटी संख्या मान ली 3 है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा भागफल आएगा वो 3 आएगा। y की जगह हमने 3 माना तो भागफल 3 है। अब अगर कोई संख्या 3 से भाग करने में भागफल 3 है, एक शेष बचता तो संख्या कितनी आएगी, 3 गुणा में 3 जमा 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कि x का मान कितना था, 10 था यहाँ पे। भाई 10 कैसे आया, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेष, वही तो संख्या होती है हमारी। तो 3 3 9 और 1 10, x का मान कितना था, 10 था, यानी कि वो संख्या हमारी जो शुरू में x मानी थी वो कितनी है, 10। लास्ट में इसने कहा कि अगर संख्या को 6 से भाग किया जाए तो शेष कितना बचेगा, यानी कि 10 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 4। 6 कम 6, 4 शेष बचेगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। इसमें कहा गया है कोई संख्या x है, उसको अगर हम 3 से भाग देते हैं ना तो कोई भी भागफल आएगा यहाँ पे, लेकिन शेष बचेगा 1। तो भागफल हमने मान लिया y। इसने कहा है अगर y को हम 2 से भाग देते हैं ना, y को अगर 2 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो y को 2 से भाग देंगे, यानी कोई ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग दे और एक शेष बचे, तो यानी कि 3 भी हो सकती है, 5 भी, 7 भी, विषम संख्या आएगी। कोई भी संख्या 2 से भाग देंगे तो एक ही शेष बचेगा और फालतू तो बचने से रहा। तो y को हमने सबसे छोटी संख्या 3 मान ली। भाई 3 से छोटी तो कोई संख्या है नहीं जो 2 से भाग देने पर एक शेष बचे, या फिर 1 भी हो सकता है भाई, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 हम नहीं लेके चलते, 3 लेके चलते। 3 से पूरा भाग होता है 2 1 हम 2 करके, और नीचे शेष बचेगा 1। y हमने 3 मानना है यहाँ पे, ताकि एक शेष बचेगा 2 से भाग देने पर। y 3 अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इधर y की जगह 3 रख दिया, तो x का मान क्या आएगा, ये है भाजक, ये है भागफल और नीचे है शेष। तो संख्या क्या होगी, भाजक गुणा भागफल जमा में शेष। तो 3 3 9, 9 एक शेष जोड़ेंगे तो 10, तो यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 10। यानी कि वो संख्या कितनी है, 10 है। 10 को जब 3 से भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा, और जो 3 है इसको अगर 2 से भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा। अब क्या कहेगा, जो 10 है इसको अगर हम 6 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 10 को भाग करेंगे 6 से, तो 6 का हम 6 बच गया, कितना 4, शेष कितना बचेगा, 4। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 73। दो संख्याओं का HCF और LCM 16 और 20 का अनुपात क्या होगा।
दो संख्या दे रखी है, 16 और 20 दो संख्या है, इनके HCF और LCM का अनुपात बताना है। संख्या दे रखी है 16 और 20, दो संख्या है 16 और 20, इनका अगर HCF निकालेंगे तो इनका कॉमन क्या आएगा 4। HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 4, तो इसका HCF हो गया 4 HCF। LCM निकालेंगे तो 16 और 20 का LCM कितना आएगा, 16 और 20 का LCM आएगा 20 चौक 80, 16 5 80, 80 LCM आएगा। तो 4 और 80 का अनुपात बताना है कि 4:80 HCF और LCM का अनुपात। 4:80 का मतलब 1:20, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 16 और 20 का HCF और LCM निकाल के उनका अनुपात निकालना है, 4:80 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। सवाल नंबर 74 है, सरलीकरण है और यह आएगा बोर्ड मास के फार्मूले से। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ऑफ का मतलब होता है का अर्थ होता है गुणा। सबसे पहले 24 और 24 की गुणा होगी, फिर उसको 48 से भाग देना है। ये आएगा, देखो ऐसे आएगा अंदर 48 गुणा में, फिर ये ब्रैकेट 48 भाग में नीचे आ जाएगा 24 गुणा में 24 नीचे आएगा। ठीक है, 24 गुणा 24, अगर फिर आगे ब्रैकेट खुल जाएगा तो 24 से दोनों 48, ये 24 दूनी 48, ये पूरा बन जाएगा 4। 48/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 24 माइनस 12 करेंगे तो 12 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी। सबसे पहले लघु ब्रैकेट 16 होगा, फिर ये धनु ब्रैकेट और फिर लास्ट में गुरु ब्रैकेट, ये ध्यान रखना है। अगला है सवाल नंबर 75। 17 संख्याओं का औसत 29 है, पहली 9 का औसत 31, अंतिम 9 का 27, तो 9वीं संख्या, अच्छा आगे पूछा कि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये इसमें पूछा है। देखो पहली 9 संख्याओं का औसत है 31, अगली 9 का औसत है 27, तो 17 संख्याओं का औसत दे रखा और 9वीं संख्या को अगर हम हटा दें तो औसत क्या रहेगा, ये इसने पूछा है। 9वीं संख्या को, यानी कि हम पहले बीच की जो 9वीं संख्या है अगर उसको हटा दें तो सबसे पहले हम बीच की संख्या निकाल लेते हैं। 9वीं संख्या 17 संख्याओं का औसत था 29, तो टोटल कितना हो गया, ये 29 गुणा 17 करेंगे तो कितना हो गया 493 हो गया। पहले 9 का औसत है 31, तो शुरू का जो जोड़ बनेगा कितनी बनेगा, पहले 9 संख्याओं का जोड़ कितना बनेगा 31 गुणा में 9 करेंगे तो 9 × 27 279 बनेगा। अगली 9 संख्याओं का औसत है 27, यानी कि 27 गुणा में 9, अगली 9 संख्याओं का जोड़ करेंगे तो 27 गुणा में 9 कितना आ जाएगा 243। टोटल 17 संख्याओं का जोड़ है 493, शुरू की 9 का इतना है और लास्ट 9 संख्याओं का इतना है। तो क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के जोड़ में से ये घटा दो, तो इसका मतलब जो बीच की संख्या है ना वो आ जाएगी हमारी 9वीं संख्या। 279 और 243 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो आएगा 522। 522 में से 493 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29 बचेगा। 522 में से 493 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29। इसका मतलब जो हमारी 9वीं संख्या है वो कितनी है 29 आ गई। अब ये कह रहा है कि 9वीं संख्या को हटा दो, भाई 9वीं संख्या आ गई 29, इस संख्या को हटा दो तो नया औसत क्या होगा। देखो इसमें तो आगे करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना कि पहले ही औसत 29 दे रखा है 17 संख्या होगा, अगर उसमें से कोई संख्या हटा दी जो 29 है तो इसका मतलब औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई सभी के पास 10-10 रुपये है औसत, एक बंदा चला गया उसके पास भी 10 ही रुपये थे तो औसत पे फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, एवरेज तो बराबर रहेगा। तो 16 संख्याओं का औसत भी क्या रहेगा 29 ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर आप अगर सोल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर लेना, 17 संख्याओं का औसत 229 था तो टोटल संख्या कितना अंक हो गया था, ये टोटल जोड़ कितना हो गया था 27, 17 गुणा 29 करेंगे तो 493। इसमें से एक संख्या घटा दो, जो 9वीं संख्या आई थी हमारी वो कितनी आई थी 29 घटा दो, यानी कि 16 संख्याओं का टोटल जोड़ आ जाएगा, कितना आएगा 464। 16 संख्याओं को औसत निकालेंगे तो 464 को 16 से भाग दे दो, 29 उत्तर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 76 दिया है, एक बैग में 785 रुपये हैं, 2, 5 और 10 के सिक्के, सॉरी 785, हाँ एक बैग में 2 के, 5 के और 10 के सिक्के हैं, 785 रुपये बनते हैं। अब उसने दे रहा कि 6, 9 और 10 के अनुपात में है, यानी कि 2 के सिक्के हैं 6, 5 के सिक्के मान लिए हमने 9 और 10 के सिक्के मान लिए 10 एक्स लगा के, क्योंकि अनुपात में तो अनुपात हटा लिया। 2 रुपये के तो 6 एक्स सिक्के हैं, 5 रुपये के हैं 9 एक्स सिक्के और 10 रुपये के हैं 10 एक्स सिक्के। तो कितने रुपए हो गए भाई, ये 6 दूनी 12 एक्स, भाई तो 2 रुपये के हिसाब से 12 एक्स रुपये बनेंगे। जो एक सिक्का 5 का तो 9 सिक्के कितने बनेंगे, 9 5 45 एक्स। 10 एक सिक्का 10 रुपये का तो 10 एक्स कितने के बनेंगे 100 एक्स के बन गए। 12 एक्स जमा 45 एक्स जमा 100 एक्स, इनको टोटल जोड़ेंगे तो कितना रुपये बन गया 100 जमा 45 जमा 12 करेंगे तो कितना बनेगा 57, 157। टोटल रुपये कितने हो गए अब ये 157 एक्स,
कितने टोटल रुपये हो गए 157x, लेकिन हमारे पास रुपये दे कितने रखे 785। x का मान निकालेंगे तो इसको 157 से भाग दे देंगे, 15 छिक 15 पा 75, ये 5 का आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 5। अब पूछा इसने कि 5 के सिक्के कितने हैं बैग में, 5 के सिक्के हमने कितने माने थे 9x, तो 9 गुना में 5, x का मान 5 आ गया, तो यानी कि 5 के कितने सिक्के 9 5 45। अगर ये पूछता 10 के सिक्के कितने हैं तो 10x माने थे, तो 10 गुना 5 करेंगे तो 50 10 के हैं। 2 रुपये का पूछता तो 2 रुपये वाले कितने थे 6x, यानी कि 6 गुना 5 करेंगे तो 2 रुपये कितने सिक्के आ गए 30 सिक्के आ गए। ठीक है, तो इसने पूछा है सिर्फ और सिर्फ 5 वाले, तो 9 5 45, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 73 है 1500 का 60% का 350%। सीधा सा कर लो, 1500 गुणा में 60 बटे 100 गुणा में 350 बटे में 100, ये आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये एक एक करके ये कट गई। 15 गुणा 6 गुणा 35, 15 छिक 90, 35 को 9 से गुणा कर दो। ठीक है, और ये आ जाएगा 31, 315 और 1 जीरो की 0, 3150 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है 78 नंबर, किसी संख्या का 40% 1472 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। कोई संख्या x है, x का 40 बटे 100 दे रखा है कितना 1472। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 1472, यहाँ कर लेते भाई, x कितना हो जाएगा फिर अब 1472 बटे में 40 गुणा में 100, ये x हो गया। इसका 25% निकालना तो गुणा में 25 बटे 100, 100 मत करना, यहीं के यहीं 25% निकाल दो क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 1472 बटे में 40 गुणा में 25, ये बचेगा। ठीक है, और ये काट पीट के उत्तर आ जाएगा। देखो 5 5 25, 5 8 40, 8 से काट लो, 8 एकम 8, बच गया 6, 8 8 64, बच गया 3, 8 चौक 32, 184 गुणा में 5, 184 गुणा में 5, तो 184 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 0, 8 5 40, 41 42, 4 5 एकम 5 और 4 9, 920। ठीक है, तो संख्या क्या आएगी 920। अब इसमें उत्तर में 92 भी हो सकता है, क्यों हो सकता है कि इसमें संख्या इंग्लिश में दे रखी है 147.2, यानी कि पॉइंट दे रखा तो है कि ये 92 भी आ जाएगा 92.0। हिंदी में पॉइंट नहीं दे रखा तो 920 उत्तर आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 92 है या 920 है। ऑप्शन में है 92, तो इसका मतलब संख्या वो कितनी दे रखी है शुरू में 147.2, उसका 40% है, वो 1472 नहीं, वो 147.2 है जो इंग्लिश में दिया है वो सही है। प्रश्न नंबर 79 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 और लाभ 45% है तो लाभ कितना होगा। लाभ इसने रुपए में पूछा। अब देखो सवाल में लाभ इसने रुपए में पूछा है। सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो, यानी कि 145 की वैल्यू दे दी 638, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 638 बटे 145 गुणा में 100, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 440 रुपये। 440 की वस्तु 638 में बेच दी तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे 638 माइनस 440, 198 रुपये। लाभ कितना आ जाएगा 198 रुपये का, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 79 का। अगला है सवाल नंबर 80। अमित ने ब्याज की दर से समान साधारण ब्याज पर एक साहूकार से 8000 रुपये लिए थे। ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2000 का भुगतान करा तो ब्याज की दर क्या थी। देखो उसने 8000 रुपये लिए थे, जितना दर है ना उतने ही प्रतिशत, जो अगर मान लो दर 5% है तो उसने 5 साल के लिए रुपये उधार लिए, अगर दर 2% है तो उसने 2 साल के लिए उधार लिए। सेम नंबर ऑफ ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर 10% है ना दर तो समय भी 10 साल है। दर अगर 1% है तो साल 1 साल के लिए लिए, दर 2% है तो उसने 2 साल के लिए उधार लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने दर x मान ली तो समय भी हमारा क्या हो जाएगा x, दर x% तो समय भी x%। ब्याज दे दिया 2000, तो इसमें देखो हम क्या निकालते हैं, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, ब्याज कितना दे दिया 2000 रुपये दे दिया, ब्याज 2000, वो क्या होता है मूलधन 8000 गुना दर x गुना समय x बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इधर क्या बचेगा 2000, नीचे कितना आ जाएगा 80 बराबर x स्क्वायर के, क्योंकि x गुना x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25 आ गया, x स्क्वायर आ गया 25, तो x का मान कितना आएगा, इसका रूट कर देंगे यानी कि 5 आ जाएगा। अब दर भी 5 है और समय भी 5 साल है, इसने दर पूछी तो 5% हो जाएगी, समय पूछता तो 5 साल हो जाता। ठीक है, क्योंकि दर और समय दोनों बराबर दे रखे तो हम x मान लेंगे, दर भी x और समय भी x, तो प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 5 साल।
अगला है प्रश्न नंबर 81 सवाल नंबर 81 है कि P अकेला एक काम को 16 दिन में करता है, Q अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम करते हैं, एक करता है 16 दिन में, एक करता है 20 दिन में, P और Q। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आ जाएगा 80। 16 5 80, 20 चौक 80। P की क्षमता है 5, Q की क्षमता है 4। दोनों ने मिलकर काम किया, परंतु Q कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले काम छोड़ गया। कितने दिन पहले काम छोड़ गया? 7 दिन पहले। अब हमें ये थोड़ी नहीं पता कितने दिन में काम पूरा करेगा। दोनों अगर मिलकर काम करते तो 9 यूनिट बनाते, 9 यूनिट बनती, लेकिन होने का काम खत्म होने के 7 दिन पहले ही काम छोड़ गया। अगर Q 7 दिन पहले काम नहीं छोड़ता, मान के चलो Q अगर 7 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो 7 दिन में कितना काम और करता? वो 7 चौक 28 यूनिट काम और करता। तो वो 28 यूनिट इसमें ऐड कर दो भाई। Q ने ये मान लो कि 7 दिन काम और किया है तो 28 यूनिट और बनाता, तो टोटल काम कितना हो गया? 108। अब वो 108 काम दोनों मिलकर करते 9 की क्षमता से, 5 और 4 करके, तो कितने दिन में होता? ये होता 12 दिन में। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, 12 दिन इसका काम जो है पूरा होगा, क्योंकि इसमें यह नहीं पता कि काम कितने दिन चलता। तो Q ने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर ये दोनों 7 दिन काम करते तो Q 7 दिन में 4 की एफिशिएंसी से कितना काम करता? 28 यूनिट काम करता। टोटल 80 यूनिट काम होना था, लेकिन 28 यूनिट काम Q का वो जोड़ दिया जो Q ने करा ही नहीं, तो टोटल 108 यूनिट काम हो गया। 9 क्षमता हो गई दोनों की, तो 108/9 करेंगे तो 12 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है वो जो करते हैं ना, x मान के, भाई मान लो P कोई काम x दिन में करता है, x की क्षमता से 16 दिन में, प्लस Q कितने दिन में करेगा? x - 7 दिन में करेगा। भाई 7 दिन पहले छोड़ दिया, 20 की क्षमता से दोनों को मिला के कितना आएगा? 1। यहाँ से x का मान निकाल दो, 12 उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 82 है, एक खिलाड़ी 20 सेकंड में अपनी साइकिल 150 मीटर चला तो उसकी गति बताओ। तो गति क्या आएगा? दूरी बटे में समय, यानी कि 150/20 मीटर पर सेकंड आ गया। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो क्या करना? 18/5 से गुणा। देखो, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में करेंगे तो 18/5, और अगर किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18। तो ये सोल्व करना है। 150 और ये 0 से 0 कर जाएगी, 2 × 18, 5 × 15, 9 × 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इसका उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 83 एक ग्राफ का, ये आप कर लेना। और सवाल नंबर 84 की बात करते हैं, रीअकरिंग डेसिमल। रीअकरिंग डेसिमल वो होता है जो पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या खत्म ना हो, जैसे 1/3 क्या होगी? 0.33333, जो कभी खत्म नहीं होती, वो होती है रीअकरिंग डेसिमल। और जैसे 1/4 कितना होता है? 0.25 खत्म, आगे नहीं होना भाग, 0.25 खत्म, तो इसका मतलब होता है ये फिनिशिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें बताना कि कौन सा है जो रीअकरिंग डेसिमल है, जो पॉइंट के बाद संख्या खत्म ना हो भाग देने पर भी। 21/30 करेंगे तो ये आएगा 0.7। 21/120 करेंगे तो आएगा 0.175। 21.60 करेंगे तो आएगा 0.35। लेकिन 21/90 करेंगे तो आएगा 0.233333। तो रीअकरिंग डेसिमल आएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, 21/90। सवाल नंबर 85 और ये है मिश्रण का सवाल। सवाल नंबर 85 ये है मिश्रण और एलिगेशन वाले चैप्टर का। एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के 2 बर्तन हैं। 2 बर्तन है, एक में दूध है, एक में पानी है। पहले में 80% दूध और बाकी पानी है, यानी कि पहले में 80 दूध है, 20 पानी है, यानी कि कितना अनुपात है? 4:1 में है। दूसरे में 50% दूध है, दूसरे में 50% दूध यानी कि 50% पानी है, यानी कि 1:1 में दिया गया है। उसने प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो कि पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो। पानी और दूध का अनुपात दिया, ये पानी और दूध का अनुपात 1:2, और यहाँ पे हमारा है दूध और पानी का, ये ध्यान रखना, ये अनुपात उल्टा दिया है, तो दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है, पहले में दूध पानी का अनुपात है 4:1, दूसरे में है 1:1, सॉल्यूशन में होना चाहिए 2:1, ये इसने बताया है। और सॉल्यूशन की कीमत दे दी 9 लीटर है। सॉल्यूशन कितना है? 9 लीटर का है। अब इसमें एलिगेशन लगा दो सीधा का सीधा। पहला कितना था? दूध कितना था? 4। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 5। 4:1 था, हमने दूध पर एलिगेशन लगा दिया। दूसरा 1:1 था, यानी कि 1/2 हो गया। लास्ट में हमने कितना चाहिए था? 2 और 1, तो टोटल हो गया 3, 2/3। इस पे एलिगेशन लगा दो, घटा दो आपस में, और इसका आ जाएगा, इधर बचेगा 1/6 और इधर बचेगा 2/15। आर पार गुणा करेंगे तो 15 और ये 12, 15 इधर आ जाएगी 12,
15 और 12 का मतलब क्या है, 3 5 15, 3 चौक 12, 5:4 आ जाएगा। यानी कि टोटल कितना हो गया, ये भी 9 हो गया और मिश्रण भी कितना है 9 लीटर के हिसाब से। तो पहले वाले से लेना है 5 लीटर का मिश्रण, दूसरे वाले से लेना है 4 लीटर का। ठीक है, पहले से लेना है 5 लीटर का, दूसरे वाले से 4 लीटर का। ऑप्शन ए उत्तर होगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर आएगा। इस सवाल में दूध के ऊपर एलिगेशन लगा दो या फिर पानी के ऊपर लगा दो, किसी एक पर लगा दो। पहले वाले में दूध कितना है 4, टोटल मिश्रण कितना है 5, दूसरे वाले में दूध कितना है 1, टोटल मिश्रण कितना हो गया 2। 5 कहाँ से आया कि 4:1 में है, दूसरे वाले में कितने हैं 1:1, तो ये कितना होगा टोटल 2, ये कितना होगा टोटल 5। लास्ट में जो दे रखा वो 2:1 दिया दूध पानी का, तो दूध कितना है इसमें 2, टोटल कितना हो गया 3। ऐसे इसमें से एलिगेशन लगा दो, बड़ी में से छोटी घटा के। ठीक है, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 85 का। देखो 85 सवाल का मतलब हमारे मैथ पूरा हो गया। अब लास्ट के 15 सवाल बचे हैं और वो है रीजनिंग के। यहाँ से अब हमारी रीजनिंग शुरू होती है। सवाल नंबर 86 से हमारी रीजनिंग शुरू होती है। लास्ट टॉपिक है इस प्रैक्टिस सेट का, फिर रीजनिंग और टॉपिक पूरा। ये है कथन और निष्कर्ष का। ठीक है, यहाँ से कथन दिया गया है और यहाँ लास्ट में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा कथन कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। पहला कि सभी प्रदर्शन फिल्में हैं, सभी प्रदर्शन है ये फिल्में हो गया। सभी नाटक प्रदर्शन है, यानी कि नाटक क्या आएगा, ये प्रदर्शन के अंदर आएगा। सभी फिल्में थिएटर है, ये थिएटर हो गया। ये बाहर वाला थिएटर है, ये फिल्म है, और ये प्रदर्शन है, और ये बीच के अंदर है ये नाटक है, सबसे अंदर नाटक है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, कुछ सभी नाटक थिएटर हैं, सभी नाटक थिएटर है। बिल्कुल, थिएटर तो एकदम बाहर का है, नाटक एकदम अंदर का, तो सभी जो नाटक है वो थिएटर के अंदर है, तो इसका मतलब सभी नाटक थिएटर है। अनुसरण 1 सही है। कुछ प्रदर्शन निश्चित रूप से थिएटर नहीं है, कुछ प्रदर्शन निश्चित, देखो प्रदर्शन जो है वो सारा का सारा थिएटर के रूप अंदर है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव उत्तर कभी नहीं होगा। इसमें कहीं भी नकारात्मक भाव नहीं दिया गया कथन में, तो निष्कर्ष भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब केवल निष्कर्ष 1 ही इसका अनुसरण करता है, और ये लाइन दी है ऑप्शन सी के अंदर। देखो इस सवाल के ऑप्शन ज़्यादा जरूरी हैं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, और ये बात ऑप्शन सी में दे रखी है, ये ध्यान से पढ़ के करना है। ठीक है, रटना मत कहीं ऑप्शन ए उत्तर लगा दो कि ऑप्शन ए का मतलब होता है केवल 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी का मतलब केवल अनुसरण 2, नहीं, ऑप्शन देख के करना है सवाल। सवाल नंबर 87 है और ये फैमिली रिलेशन ब्लड रिलेशन वाला है। एफ जो है वो अल का पुत्र है, एल का बेटा कौन हो गया एफ। ठीक है, ये एफ है, एल का बेटा है। एल जो है वो जे का बाप है, एफ है वो एल का बेटा है, और एल जे का भी बाप है। इसका मतलब एफ और जे दोनों बहन भाई बराबर हैं। एल के 2 संतान हैं। जे है जो कि एम का पिता है, जे जो है वो एम का बाप है, तो यानी कि जे की औलाद का क्या नाम है एम, और जे बाप है, तो इसका मतलब जे भी मेल हो गया। एफ और जे दोनों भाई भाई हो गए, इनका बाप हो गया एल। तो जे की वाइफ एम से कैसे संबंधित है, जे की वाइफ, तो जे की वाइफ एम से क्या मतलब हो गया, जे का एम क्या है जे का बेटा, तो इसकी वाइफ भी इसकी मम्मी लगेगी। भाई जे की वाइफ एम की क्या लगेगी, मम्मी तो लगेगी। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा माता। ठीक है, अगला है 88 नंबर। गणेश अपनी माता के भाई के पिता, माता के भाई का पिता मतलब मम्मी का भाई, मामा, मामा के पिता यानी कि नाना, नाना की पोती मतलब, नाना की पोती का मतलब मामा की लड़की जो हमारी बहन लगेगी। तो वह किसके साथ टहल रहा था, वो चचेरी मुमेरी फुफेरी कजन के साथ। उसकी मामा की लड़की बहन ही तो लगती है, चचेरी बहन, ममेरी बहन लगती है वो, मामा की लड़की ममेरी बहन, चाचा की लड़की चचेरी बहन, बुआ की लड़की फुफेरी बहन होती है। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, कजन जो बोलते हैं, इंग्लिश में कजन बोलते हैं, वो आएगा इसका उत्तर। वैसे आएगा मामा की लड़की के साथ। सवाल नंबर 89 है और यह है दिशा वाला सवाल। दिशा का सवाल आए तो आप ऐसे बना लो, ऊपर नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। रेणुका अपने घर से चलना शुरू करके पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली, पश्चिम की ओर मतलब लेफ्ट साइड चली 3 किलोमीटर, और फिर वहाँ उत्तर की ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। पहले 3 चली, उत्तर कहाँ, ऊपर चली 4 किलोमीटर। घर से कितनी दूर है, घर से कितनी दूर है, इसका घर यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये 4, तो कर्ण कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। तो घर से कितना किलोमीटर दूर हो गया वो 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा अब ये इसमें देखो ऐसे आया था ना हमारा उत्तर,
वो पहले पश्चिम में चली थी, फिर उत्तर में, तो ये आया था हमारा, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी आएगा। दिशा भी देखना, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। प्रश्न नंबर 90 है और ये भी कथन निष्कर्ष का, ये कथन है 2 और ये लास्ट में 2 निष्कर्ष दिए हैं। कुछ जल सफ़ेद हैं, कुछ जल है वो सफ़ेद हो गया, कुछ मछलियाँ जल है, कुछ मछलियाँ हैं वो जल है, ठीक है। कुछ मछलियाँ जल है, यानी कि बीच में क्या हो गया, जल है, ये मछली है और ये सफ़ेद है बाहर वाला। निष्कर्ष क्या है कि सभी मछलियाँ जल हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, सभी का तो कोई दे ही नहीं रखा, तो निष्कर्ष 1 तो गलत हो गया। कुछ सफ़ेद मछलियाँ हैं, सफ़ेद और मछली का कोई सीधा संबंध नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब निष्कर्ष 2 भी गलत है। तो ना तो निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता, ना ही 2 का, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका उत्तर हो गया सवाल नंबर 90 का। प्रश्न नंबर 91 है, ये भी कथन निष्कर्ष का है। ये कथन है विवरण और ये निष्कर्ष है। पहला कि सभी प्याज भुट्टे हैं, प्याज और ये सारे भुट्टे हो गए, सभी भुट्टे बीज हैं, सभी भुट्टे बीज हैं। ये प्याज है, ये भुट्टा है और ये बीज है, बाहर वाला बीज है, तो सभी प्याज बीज है, बिल्कुल सारी प्याज जो हो भुट्टे के अंदर है और सारा भुट्टा प्याज के बीज के अंदर है, तो इसका मतलब प्याज जो हो बीज के अंदर है। निष्कर्ष 1 सही है। कुछ बीज प्याज है, बिल्कुल बीज एकदम बाहर है, प्याज एकदम अंदर है, तो प्याज का ये वाला हिस्सा बीज होगा, तो कुछ बीज प्याज है। दोनों ही निष्कर्ष का ये अनुसरण करता है, दोनों ही निष्कर्ष का अनुसरण करता है और ये बात दी है ऑप्शन डी के अंदर, दोनों अनुसरण करता है ए और बी का। अगला है सवाल नंबर 92। कक्षा की एक बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं, कक्षा में एक बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं। आनंद बाएं से 7वें स्थान पर, यानी कि इधर से चलेंगे तो आनंद बैठा इधर 7वें स्थान पर। विनय दाएं से 5वें स्थान पर, इधर से चलेंगे तो विनय बैठा है 5वें स्थान पर। ये विनय है और ये आनंद है। आनंद और विनय के बीच में 5 बच्चे बैठे हैं, इनके बीच में कितने बैठे हैं, 5 बच्चे। कुल कक्षा में कितने बच्चे हैं, कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 7, 5 12, 12 और 5 17, कितने हैं इस लाइन में टोटल कितने बच्चे हो गए, 17 बच्चे बैठे हुए इस लाइन के अंदर। 7वें नंबर पर ये है, 5वें नंबर पर ये है, 12 बच्चे, 5 इनके बीच में बैठे हैं, तो इस लाइन में कितने बच्चे हो गए, 12 और 5 17 बच्चे। आगे दिया कि कुल मिलाकर कक्षा में बेंच की 6 पंक्ति है और सभी समान छात्र बैठे, तो कुल छात्र कितने हैं। देखो एक लाइन में कितने बच्चे आ गए थे हमारे, 17, लाइन कितनी बैठी है क्लास में, 6, टोटल बच्चे कितने हो गए, 17 5 85, 17 6 102, तो क्लास में टोटल बच्चे कितने हो गए, 102, क्योंकि इसने 6 लाइन बना रखी है और पहले लाइन में हमारे कितने बच्चे आ गए थे, 17, और हर लाइन में समान बच्चे बैठे हैं, तो 17 बच्चों की 6 लाइन है, 17 गुना 6 102 उत्तर हो जाएगा 102 ऑप्शन डी में। अगला है, ये 4 दे रखे हैं ABCD करके, और ये जो पैटर्न है 3 4 5 1 2, उसी पैटर्न को ये अनुसरण कौन सा करता है। 3 4 5 1 2 एक सीक्वेंस दी गई है, इसी सीक्वेंस में कौन सी संख्या दी गई है। देखो इसमें ध्यान से देखो कैसे है, 1 2 और उसके बाद यहाँ से 3 4 5, लास्ट के 2 अंक, उसके बाद 3 4 5 ऐसे, ठीक है, 1 2 उसके बाद 3 फिर 4 फिर 5। जैसे इसमें है ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन ए देखें तो 1 2 उसके बाद 4 5 6, 3 गायब है, तो ये नहीं होगा। ये देखो 5 6 7 8 9, ठीक है, 5 6 7 8 9, ये भी सही है, इसी पैटर्न पर है। ये देखो 3 4 उसके बाद 5 6 7, ये भी सही है, इसी पैटर्न पर है। ये देखो 4 5 उसके बाद 6 7 8, ये भी सही पैटर्न पर है। तो इसमें बताना क्या है, अच्छा जो पैटर्न को अनुसरण नहीं करता, तो वो कौन नहीं करता, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जो इस पैटर्न का अनुसरण नहीं करता, सिर्फ ऑप्शन ए, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर सीक्वेंस में दिए गए हैं, ऑप्शन ए में नहीं दिया गया, क्योंकि ऑप्शन ओ में यहाँ पर 3 आना था, 3 4 5 आना था, तो ऑप्शन ए इसमें आएगा जो अनुसरण नहीं करता है। सवाल नंबर 94 है, ये 4 आकृति दी गई है और आपको इसमें बताना है कि कौन सी आकृति अलग है, कौन सी आकृति इसमें अलग है। इसमें ध्यान से देखो आप, कौन सी आकृति अलग, देखो चारों की ना अलग अलग दिशाएं हैं, ये लेफ्ट में देख रहा है, ये राइट में, ये ऊपर देख रहा है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये लेफ्ट, ये राइट। लेकिन इसमें ये देखो ये दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, डाउनवर्ड यानी कि नीचे की साइड कोई नहीं देख रहा है, दोनों ऊपर की साइड देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी में जो इमेज है वो अलग है।
बी वाली इमेज है वो अलग है, क्योंकि इसमें दोनों ऊपर देख रहे हैं, बाकी में जो चारों है ना वो अलग अलग दिशाओं में देख रहा है, ऊपर नीचे बाएं दाएं। लेकिन ऑप्शन बी में दो आकृति एक साथ ऊपर की साइड देख रही है, तो ये बी वाली इमेज अलग हो जाएगी। प्रश्न नंबर 95 दिया है कथन और निष्कर्ष का। ये कथन है और ये निष्कर्ष है। कथन दिया है कि कुछ राज्यों के कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है, जो उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। देखो इस सवाल में ध्यान रखना, जो कथन दिया है वो आपको मानना है कि ये सही है। इसमें चाहे कुछ भी लिख दो, इसमें ये लिखेगा कि 2 + 2 = 5, तो आपको सही मान के चलना कथन। उसके हिसाब से आपको निष्कर्ष बताना कि निष्कर्ष सही है या गलत है। तो कथन दे रखा है कि कुछ राज्यों में जो कॉलेज हैं वहाँ पे पेपर में नकल होती है, इससे जो उच्च शिक्षा के जो छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व, यानी कि छात्र की गुणवत्ता खराब होती है, नकल से पास हो रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका? ये निष्कर्ष हो सकता है कि सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पर नकल में शामिल है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर नकल हो रही है ये बात सही है तो इसका मतलब सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा है कि कॉलेज के बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से कम किया जाना चाहिए और इससे संबंधित घटना से उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि नकल पर रोक करने की बताई गई है इसमें, क्योंकि नकल से ही जो गुणवत्ता है शिक्षा की वो खराब हो रही है। तो दोनों ही निष्कर्ष का अनुसरण ये करता है। प्रश्न नंबर 96 दे रखा है, ये 4 दे रखे ऑप्शन, इनमें एक पैटर्न है चारों में, जो 3 के अंदर सेम लगता है, चौथे के अंदर अलग है, वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो पहले और दूसरा अक्षर सभी में एक दूसरे का उल्टा है। F का उल्टा U, H का उल्टा S, D का W, B का Y। ये तो सही है बिल्कुल। अब देखो आगे, F से H गए, F से H गए तो कितना जोड़ दिया? 2। D से F गए तो 2, H से K गए तो 2, H I J K 3 जोड़ दिया, और B से D गए तो 2 जोड़ दिया। यानी कि पहले से तीसरे में जब हम गए हैं तो 2 जुड़ना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी में यहाँ पर 3 जुड़ रहा है। H से लेकर K में गए तो इसका मतलब ऑप्शन सी है वो अलग है इनसे, ऑप्शन सी जो है वो अलग है। प्रश्न नंबर 97 है और इसमें ये पैटर्न दिया है, 68 का 4 से संबंध है, 130 का 5 से, तो 350 का किससे संबंध होगा? देखो ध्यान से देखो, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है ना, मतलब 4 के क्यूब में 4 जोड़ दिया, ये क्या हो गया? 125 में 5 जोड़ रखा है, 130 का मतलब 125 + 5, यानी कि इस 5 का क्यूब करेंगे वो जोड़ दिया। तो 350 के आसपास क्यूब किसका होता है? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और इसमें 7 जोड़ दो 350, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा। यानी कि जो संख्या है ना छोटे वाली, उसका क्यूब करके उसमें वही संख्या ऐड कर रखी है। संख्या का क्यूब प्लस में वो संख्या, 5 का क्यूब जमा 5 130, 4 का क्यूब जमा 4 68, 7 का क्यूब जमा 7 350, तो 7 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पे। अगला है प्रश्न नंबर 98 और ये बताना है जैसे यूजर को ऐसे लिख सकते हैं, टायरिंग को ऐसे लिख सकते हो, डिवोटेड को कैसे लिखेंगे। देखो इसमें लिखा है USER, USER को लिखा URESE, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कैसे। तो ये देखो ऐसे लिखा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, पहले E आएगा, फिर R, फिर S, फिर U। ये भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, पहले G आता है, फिर I, फिर I, फिर N, फिर R, फिर T, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से क्या आएगा? इनमें सबसे पहले क्या आता है? D। 2 D है तो 2 बार D आएगा, फिर 2 बार E आएगा। भाई उल्टी साइड से ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे गए हैं, DD, फिर O आएगा, फिर T आएगा, फिर V आएगा, यानी कि DDOTV, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? डब जो है ना ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है उल्टी साइड से, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 98 का। प्रश्न नंबर 99 है और इसमें बताना है कि खालिस्तान इसमें क्या आएगा, इस वाले सर्कल के अंदर क्या आएगा। यहाँ पे 8 1 5 3 6 4, इसमें से क्या आएगा? देखो 8 और 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। 1 और 6 का अंतर कितना आएगा? 5। 5 और 4 का अंतर कितना आएगा? 1। 5 और 7 का अंतर 2। 4 और 8 का अंतर 4। 9 और 3 का अंतर 6। 8 और 2 का अंतर 6। 6 और 4 का अंतर 2। 3 और 1 का अंतर 2। 622, ऑप्शन बी। ऊपर नीचे जो संख्याएं हैं इनका अंतर है वो इसका उत्तर हो जाएगा 622। सवाल नंबर 100 आखिरी सवाल है। 6 से 30 कर दिया, 30 से 150, 150 से x, और ये देखो 6 का 5 गुना कर दिया, फिर 30 का 5 गुना 150, 150 का 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 750, और 750 का 5 गुना करेंगे तो 3750।
तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। भाई 5 गुना हो रही है ये संख्या। 6 का 5 गुना 30, 30 का 5 गुना 150, 150 का 5 गुना 750, 750 का 5 गुना 3750। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और इसके 100 के 100% हमने कर लिए हैं। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। सेम जो HSSC का पैटर्न है उसी पैटर्न पर ये सारे सवाल है जो हमने करे हैं। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करें। और ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज दी गई है। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 23। 22 हम पहले अपलोड कर चुके और ये आज है 23 नंबर का। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ले लेना। मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 24 के साथ। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।